प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा संभावना। जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो उसमें संभावना और कुछ असंभावना होती है, कुछ सर्टेनिटी होती है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है। जैसे मैं बोलता हूं कि कल मैं स्कूल हो सकता है जाऊंगा, तो मैंने बोला हो सकता है जाऊंगा, इसका क्या मतलब है कि मैं जा भी सकता हूं और नहीं भी जा सकता हूं। तो यही जो वर्ड्स हम लोग जो बातचीत करते हैं या फिर कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई एक्ट करते हैं या फिर कोई हम काम करते हैं, तो उसके होने की संभावना कितनी है, असंभावना कितनी है, मतलब अनसर्टेनिटी उसमें कितनी है, इस चीज को हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे जब करते हैं तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे इस चीज के होने की चांस 25% है, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। चांस को हम परसेंटेज में बताते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में बताते हैं। क्या है दोनों चीज, मैं समझाऊंगा आगे। तो एक्चुअली ये जो पूरा चैप्टर है बेटा, ये केवल अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेगा कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एक्ट में, किसी भी परफॉर्मेंस में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी सर्टेनिटी है, इसके बारे में बात करेगा। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट द बेटा अनसर्टेनिटी इन एनी एक्ट। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखो 4 एग्जांपल है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मीटिंग विल स्टार्ट ऑन टाइम। तो तुमने यहां पे कुछ वर्ड्स यूज किए बेटा, जैसे तुमने वर्ड यूज किया हाई प्रोबेबिलिटी। तो हाई प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि चांसेस हैं ज्यादा, कि देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांसेस हैं कि मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगा। तो तुमने जब किसी को ये बात कन्वे किया, तो उसमें जब तुमने हाई प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किया, तो उससे उस बंदे को समझ में आ गया कि मीटिंग जो है ऑन टाइम स्टार्ट होगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं इसी चीज को मैथमेटिकल वे में उसको बोलूं कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बेटा 0.9 है कि मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगा, तो क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है। अब ये प्रोबेबिलिटी हाई कब है, ये नंबर हाई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो द डॉक्टर सेड दैट देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है, मतलब कि इसके चांसेस कम है फॉर ऑफ अ सीरियस इंफेक्शन, मतलब सीरियस इंफेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो है लो है, ये डॉक्टर बोल रहा है। तो ये तो वर्ड्स में बोलेगा। जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मैथमेटिकली जब मैं बताऊंगा आपको कि प्रोबेबिलिटी इसकी इतनी है, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी लो है। मतलब मैं कुछ ऐसा न्यूमेरिकल टर्म बोलूंगा आपको जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी लो है। तो यही ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी है। इट इज वेरी लाइकली वर्ड मैंने यूज किया, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ये सब जो हम वर्ड यूज करते हैं, ये हम किसी भी चीज की संभावना या असंभावना को बताने के लिए व्यक्त करते हैं बेटा इस तरह से। और इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में आपको बताने लगे तो वो प्रोबेबिलिटी है। इसी चीज को हम यहां पे सीखने वाले हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को सीखने से पहले बेटा उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट, an act or operation which can be produce some well defined result। इस बात पे ध्यान रखना बेटा, well defined result वर्ड पे। जैसे कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे रोलिंग ऑफ डाई, जैसे हमारे पास कोई, तुमने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेला होगा, तो जब हम डाई को रोल कर रहे हैं तो ये क्या है, ये है हमारा एक्शन या ऑपरेशन। तो रोल को जैसे ही हमने डाई को जैसे ही हमने रोल किया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ऐसा ही डाई होता है बेटा, ये क्यूब जैसा होता है, इसमें 1 2 3 4 लिखे होते हैं। अच्छा, मैं यहां पे एक चीज बोल रहा हूं कि अगर ये डाई किसी तरह से अटक गया, मान लिया ऐसा पेपर ऐसे रखा हुआ है, लूडो ऐसे रखा हुआ है और अटक गया ना, तुम्हें उसमें पता नहीं चल रहा है कि ये 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, ऐसे अटका हुआ है। तो अगर ऐसा अटका हुआ है तो क्या ये रिजल्ट जो अभी हमारे पास आया ये वेल डिफाइंड है, नहीं है। तो यही बोल रहा है बेटा कि ऐसे एक्शन और ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट, जिसमें वेल डिफाइंड रिजल्ट प्रोड्यूस हो, वैसे को ही हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अगर तुम्हारा डाई जो है बेटा अटक गया है तो उसको एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। अगर डाई तुम्हारा 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है, 6 दे रहा है, सारे के सारे वेल डिफाइंड है, तो हम उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट में आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकंड, एक्सपेरिमेंट जो है बेटा इसके 2 टाइप्स हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं समझाता हूं। समझो ऐसा तुम्हारे पास डाई है कोई, जिसपे सब पे 1 लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हो 4 है, 3 है, 5 लिखा हुआ, ये सब पे 1 है, एक ही डॉट है।
अगर सब पे 1 डॉट है तो तुम उसको रोल करोगे तो क्या आएगा, हर बार रोल करो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही बोल रहा है, इफ वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड रिपीट इट, अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूं और उसको बार बार रिपीट कर रहा हूं इन आइडेंटिकल कंडीशन में, वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ऑल टाइम, एवरी टाइम हमें बेटा सेम रिजल्ट मिलेगा, हमेशा 1 1 1 मिल रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। अच्छा, इसी का उल्टा होता है रैंडम वाला। रैंडम वाला बोलता है कि इसके 2 कंडीशंस होने चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के, जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो सारे पॉसिबल आउटकम क्या थे, 1 थे, तो इसका उल्टा है, तो एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर एक ही पॉसिबल आउटकम होगा, मान लिया डाई में केवल 1 ही आने वाला रहेगा, तो हमेशा तो 1 ही आने वाला रहेगा। तो ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है ये फिर क्लैश हो जाएगा। देखो कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। मतलब 2 कंडीशन है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के। सबसे पहले तो उसके आउटकम एक से ज्यादा होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, एक से ज्यादा होगा तभी तो तुम प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों कंडीशंस होने चाहिए तभी तुम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जिसमें आउटकम एक से ज्यादा होते हैं। सेकेंड चीज, हम उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा। जैसे डाइस, उसमें टोटल कितने जो एक डाई है हमारे पास बेटा, उसको अगर हम रोल करते हैं तो उसमें कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यानी कि डाई को रोल करना रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर ऐसा डाई जिसमें सब में 1 1 1 1 लिखा हुआ है 6 फेसेस पे, अगर उसको रोल करेंगे तो उसका हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 1 ही आने वाला है, और हमेशा हर किसी भी कंडीशंस में 1 ही आने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ? आउटकम क्या होता है बेटा, ये जो रिजल्ट आता है, जैसे हमने किसी भी एक्ट को किया उसको हम बोलते हैं आउटकम। और जो एक्ट किया हमने, अगर सिंगल एक्ट किया तो उसको हम बोलते हैं ट्रायल। ठीक है, जो आगे पढ़ना है हमें, तो ट्रायल किसे बोलते हैं बेटा? अ ट्रायल इज अ सिंगल परफॉर्मेंस। वो जो परफॉर्मेंस, वो जो रोलिंग हम कर रहे हैं, ये जो क्वाइन को हम ऐसे फ्लिप कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रायल। इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? अब हमारे पास आता है बेटा इवेंट। इवेंट जो होता है, अब आउटकम तो समझ में आ गया तुम्हें कि क्या होता है, आउटकम होता है रिजल्ट्स। तो अब बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। जैसे एक डाई को अगर हम फेंकते हैं तो कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं बेटा? टोटल 6 रिजल्ट आएंगे। अब इसमें मुझे चाहिए इवन नंबर वाला रिजल्ट। जैसे यहां पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन सा होगा? 2 4 6। तो तुमने डिजायर्ड रिजल्ट की बात की। किसकी बात की बेटा? डिजायर्ड रिजल्ट की बात की। तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको हम बोलते हैं इवेंट। मतलब ऐसा कलेक्शन, ये कलेक्शन को दिखा रहा है, ऐसा कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम जो डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए। जैसे यहां पे इवन नंबर का चाहिए था तो 2 4 6, इसको हम बोल देंगे इवेंट 1, ऐसा मान लेते हैं। अगर इवेंट 2 अगर हमें करना है, ऑड नंबर का करना है, तो कैसे लिखेंगे बेटा? इवेंट 2 इक्वल टू, ये लिखेंगे 1 3 5। तो ये दोनों इवेंट हैं, इवेंट 1 और इवेंट 2। ये क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम है। ये डिजायर्ड वाला है इसलिए इसको इवेंट बोला, इसको भी डिजायर्ड वाला बोला इसलिए इसको इवेंट बोला। क्लियर हुआ? इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट, जहां पे केवल एक एलिमेंट हो। अगर ऐसा इवेंट जिसमें केवल एक इवेंट हो, एक एलिमेंट हो, जैसे यहां देखो, यहां हेड दिया हुआ है, ये ऑन टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग हेड इज एन एलिमेंट्री इवेंट। जैसे अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड है जो एक एलिमेंट्री इवेंट है। अब एलिमेंट्री इवेंट को बहुत सारे एलिमेंट्री इवेंट को मिला दो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो जहां पे एक पॉसिबल, केवल एक, जैसे डाइस को अगर तुम रोल कर रहे हो तो एक बार में क्या आएगा? 1 आएगा। तो वो जो 1 है दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब तुमने 5 बार ऐसे ऐसे रोल किया तो 5 अलग अलग तरह के नंबर्स आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, हो सकता है। तो ये सारे को क्या बोलेंगे बेटा? कंपाउंड इवेंट। और सिंगल एक बार किया तो एक जो तुम्हारे पास एक आउटकम आया उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट। एन आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। अब
ये ट्रायल जो होता है बेटा, ये क्या होता है, ये सिंगल परफॉर्मेंस होता है, यानी कि सिंगल परफॉर्मेंस का जो आउटकम होगा, सिंगल परफॉर्मेंस का जो आउटकम होगा, ये देखो सिंगल परफॉर्मेंस है ट्रायल, सिंगल परफॉर्मेंस का जो आउटकम होगा दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज ट्रायल, व्हाट इज आउटकम, थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पे ऑलरेडी समझा चुका हूं। सिंगल परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रायल, और जो फाइनल रिजल्ट आता है, रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रायल से जो रिजल्ट आते हैं उसको हम बोलते हैं आउटकम। ठीक है, ट्रायल और इवेंट के बीच का डिफरेंस समझा दिया हूं। ट्रायल जो होता है वो क्या होता है, ट्रायल एक परफॉर्मेंस है, इवेंट जो है वो स्पेसिफिक आउटकम है, मतलब डिजायर्ड आउटकम के बारे में जब हम बात करेंगे, अ कलेक्शन ऑफ आउटकम फ्रॉम द ट्रायल्स, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इवेंट। ठीक, अब हमें यहां पे टोटल 6 इवेंट के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला इवेंट जो है वो टॉसिंग अ कॉइन। एक अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आउटकम है, ये दोनों क्या है, आउटकम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा सैंपल स्पेस। ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसको बोलते हैं। और इवेंट भी बोल सकते हैं कि ये इवेंट, अगर मैं बोलता हूं ये इवेंट भी है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये पूरा सैंपल स्पेस है। अब इवेंट, अगर इवेंट से अगर हमें समझना है तो किसी एक, जैसे हेड आने का, ये इवेंट है। एक बार कॉइन को फ्लिप किया तो हेड आया, एक बार कॉइन को फ्लिप किया तो टेल आया। तो ये जो है एक बार किया तो इवेंट 1, और दूसरा बार टेल आया तो इवेंट 2। तो ये तो समझा चुका हूं आपको। तो एक कॉइन को फ्लिप करोगे तो हमारे पास उतने आएंगे। ठीक है बेटा, अच्छा ये क्या चीज है, ये पहले से लिखी हुई है, हटा देता हूं इसको। टॉसिंग 2 कॉइन, अगर हमें 2 कॉइन को टॉस करना है, समझो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड आ सकता है, आउटकम हेड होगा या टेल होगा। अगर हम 2 कॉइन को अगर हम करेंगे टॉस, तो एक पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर इस पे हेड ही है और दूसरे पे भी हेड आ सकता है, फिर इस पे जब टेल आएगा तो इस पे हेड कर लेते हैं, और इस पे जब टेल आएगा तो इस पर टेल। टोटल कितने आउटकम हुए बेटा, 4। तो यहां पे 2 आया, यहां पे 4। जब हमारे पास 3 कॉइन होंगे तो लिखने का तरीका सीखो, कैसे लिखा जाता है, यहां पे सीखना। सबसे पहले करना हेड हेड हेड, तीनों पे हेड 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 आ गया। अब एक जगह टेल कर दो, टेल कर दिया, फिर बीच में टेल कर दो, एच टी एच, फिर टेल को बेटा इधर कर दो, तो ये हेड वाला हो गया काम। फिर यहां पर टेल 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 करो, फिर टेल की जगह हेड कर दो, तो यहां हो जाएगा टेल टेल हेड, फिर बीच में ले आओ हेड को, टेल हेड टेल, फिर हेड को इधर ले आओ, हेड टेल टेल। ये सारे आउटकम लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हेड 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 लिखना है, फिर इस एच को हटाओ, यहां टेल लगाओ, फिर बीच वाले को हटाओ, टेल लगाओ, फिर इधर वाले को हटाओ, टेल लगाओ, फिर टेल 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 लिखो, ये टी को हटाओ, हेड लगाओ, ये टेल को हटाओ, हेड लगाओ, ये टेल को हटाओ, हेड लगाओ। तो टोटल कितने आउटकम हो गया बेटा, 8। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 2 to the power 3, इसको लिख सकता हूं 2 to the power 2, इसको लिख सकता हूं 2 to the power 1। तो जब हमारे पास एक कॉइन था तो 2 to the power 1, 2 कॉइन है तो 2 to the power 2, 3 कॉइन है तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 2 to the power 3। जब 4 कॉइन होगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज 2 to the power 4। तो इस तरह से आप लिख भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम अभी हम निकालना सीख रहे हैं सारे इवेंट में। अब देखो थ्रोइंग अ डाइस, इसमें तो आपको पता ही है, एस से बोलते हैं बेटा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं टोटल, 6। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अगर आपके पास 2 डाइस हो, थ्रोइंग 2 डाइस। अच्छा, डाई और डाइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है समझ लो। डाई जो होता है वो सिंगुलर होता है, मतलब सिंगल, अगर तुम्हारे पास अगर डाई है तो उसको सिंगल डाई बोलेंगे। अगर डाइस तब बोलते हैं जब प्लूरल के लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, इसको सिंगुलर के लिए यूज करते हैं बेटा। ठीक है, ये इंग्लिश के टर्म्स हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो अगर सिंगल डाई है तो उसको डाई बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा डाई है तो उसको डाइस बोलेंगे। तो हमारे पास 2 डाइस है, डाइस इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि 2 है यहां पे। अगर हमारे पास 2 डाइस है तो कितने टोटल आउटकम होंगे, देखो ये 2 डाइस है, अगर इस पे 1 आया
तो इस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। जब इस पे 2 होगा, सारे पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात करें, तो इस पे 2 होगा तो इस पे 1, इस पे 2 होगा तो 2, 3, 4, 5, 6 सब आ सकता है। इस पे 3 जब होगा तो इस पे भी 1 से लेके 6 तक, इस पे 4 होगा तो इस पे 1 से लेके 6 तक, इस पे 5 होगा तो 1 से 6 तक, इस पे 6 होगा तो इस पे 1 से लेके 6 तक। तो मतलब जितने पॉसिबल आउटकम से हम सब बात कर लिए। देखो इसको भी 1 से 6 तक ले गए, इसको भी 1 से 6 तक ले गए, तो सारे पॉसिबल आउटकम हमने लिख लिए। तो अगर यहां पे टोटल देखो तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 1 2, ये जो दूसरा वाला डाइस है इस पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 उधर है, 6 इधर है, 6 रो 6 कॉलम, 6 रो 6 कॉलम के लिए टोटल कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। काउंट करके देख लेना बेटा, टोटल 36, मतलब कि टोटल 36 सैंपल स्पेसेस में आउटकम्स आएंगे अगर 2 डाइस रहेगा तो। ये बात समझ में आई, ध्यान रखना इस चीज को, याद भी कर लेना। टॉसिंग 3 कॉइन ये तो बता चुका हूं आपको। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। 52 कार्ड्स जो होते हैं ये 2 तरह के कार्ड्स होते हैं, एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है रेड, ठीक है। ब्लैक जो होते हैं बेटा वो भी 2 तरह के होते हैं, स्पेड और क्लब। रेड जो होता है वो भी 2 तरह का होता है, डायमंड और हार्ट। अब देखो ये 52 तरह के होते हैं, तो ये भी, ये 26 और ये 26 हो गए, आधे आधे होते हैं बेटा, रेड 26 और ब्लैक भी 26 होता है। अब ये 2 तरह के होते हैं तो इक्वल इक्वल होते हैं बेटा, स्पेड हो जाता है 13 और ये भी होता है, क्लब होता है ये भी 13, डायमंड जो होता है दैट इज ऑल्सो 13, हार्ट जो होता है दैट इज ऑल्सो 13, ठीक है। अब ये जो स्पेड होता है ये कैसे होता है, देखो ये 13 का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसे होता है, इसमें होता है बेटा एक एस होता है, फिर इसमें फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड जो होता है वो होता है जे के क्यू, इसको बोलते हैं जे से जैक, के से क्वीन, के से किंग, क्यू से क्वीन। अब यहां पे नंबर्स कार्ड, नंबर्स कार्ड, नंबर्स कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 2 से लेके 10 तक। बोलोगे सर 1 कहां गायब हो गया, तो 1 जो है बेटा उसको एस से हम दिखाते हैं, ए होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, जो देखोगे तुम कार्ड में वो ए होता है। इसको फेस कार्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारे में फेसेस दिखते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 से 10 के बीच में, 2 से 10 के बीच में टोटल कितने कार्ड होंगे बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 9 कार्ड्स हुए। तो 9 कार्ड्स यहां टोटल होते हैं, यहां हो गए 9 कार्ड्स, दिखाई दे रहा है आपको, तो टोटल हो गए 9 कार्ड्स। तो ये 9 कार्ड्स हो गए, ये 3 कार्ड्स हो गए, 9 3 12, 12 1 13, तो ये तो 13 हुआ। इसी तरह बेटा सबके सेम ऐसे ही होते हैं, क्लब के भी ऐसे ही होंगे, डायमंड्स का भी ऐसा ही होगा, हार्ट का भी ऐसे ही होगा। क्लियर, समझ में आया। अब इसका देख लो स्ट्रक्चर, अब समझाता हूं यहां पे स्ट्रक्चर कैसे है। ये देखो एस है, सबका एस, ठीक है। ये नंबर वाले कार्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, फिर इसको बोलते हैं बेटा फेस कार्ड, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। अब ये क्या है, ये है बेटा क्लब, ये है स्पेड, ये है हार्ट, ये है डायमंड। अब देखोगे पूरे सूट को अगर देखोगे तो इसमें ब्लैक सूट, ये पूरा ब्लैक सूट है, इसको बोलते हैं बेटा ब्लैक सूट। ये पूरे को यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो है ब्लैक सूट है, ठीक है, SUIT, ये आपको वर्ड क्वेश्चन में दिखेंगे। तो ये हो गया सूट, कौन सा सूट है बेटा, ये ब्लैक सूट है। अच्छा नीचे वाला क्या है बेटा, ये सारे रेड सूट हैं। तो टोटल 52 होता है, तो 26 ये हुआ, 26 ये हुआ। अब 13 13 ईच हो गया बेटा, 13 क्लब हो गया, 13 स्पेड हो गया, 13 हार्ट, 13 डायमंड हो गया, 13 4 जा 52, ओके। अब फेस कार्ड इसमें 3 हुए, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, एस इसमें 1 1 1 1, नंबर वाले 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, ठीक है। अब मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी की थोड़ी बातें कर लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा आपको सबसे पहले कुछ चीजें मैं सिखाऊंगा यहां पे, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया है
मैथ्स में कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ, या फिर टोटल नंबर बोल दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक बात बताओ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से फेवरेबल आउटकम मुझे चुनना है, तो ये तो इसका सबसेट हुआ ये, मतलब इससे छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जब छोटा होगा तो ये तो हमेशा फ्रैक्शन में होगा। अब ये फ्रैक्शन में होगा तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके 1 तक होगी। ठीक है, 0 से लेके 1 तक होगी। अब मैं इसको लिखता कैसे हूं बेटा, समझना यहां पे, अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू, अब मान लिया उसमें टोटल 4 पॉसिबल आउटकम है। जैसे मैं यहां पे बातें कर लेता हूं आपसे, अभी हमने जो कार्ड देखा था, कार्ड में मैं पूछता हूं कि फेस वाले कार्ड कितने हैं, तो फेस वाले कार्ड बेटा 3 3 3 3 12 हुआ टोटल 4 बार, तो 4 3 जा 12 हुआ टोटल। तो डिजायर्ड जो है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूं, तो 12 हुआ डिजायर्ड। टोटल कार्ड कितने हुए 52, तो इसको अगर मैं करूं तो 6 2 जा 12, 26 2 जा 3 2 जा 6 13, तो 3/13। तो क्या ये 3/13 जो आया, ये फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर हमारे पास 52 कार्ड्स है, अगर मैं उसमें से फेस कार्ड निकालूं तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है निकलने की, 3/13। तो ये देखो हमेशा डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो हमेशा ये फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज 0, इन दोनों से क्या मतलब समझ में आएगा? फ्रैक्शन है तो बेटा 0 से 1 के बीच में होगा कोई भी प्रोबेबिलिटी, ये बात तो समझ में आ गई है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है किसी चीज की और किसी की चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका क्या मतलब है? 1 की मतलब है बेटा कि ये श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट है, ये तो होगा ही होगा। जैसे मैं कल आपसे पूछता हूं एक वर्ड्स के तौर पे कि कल सनराइज होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैथ्स में बताओ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, वो तो होना ही होना है बेटा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो होगा बेटा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जितने फेवरेबल आउटकम है वो सारे सारे टोटल भी है, मतलब टोटल आउटकम ही फेवरेबल आउटकम जब बन जाए कि कोई और दूसरा आउटकम आने के चांसेस ही ना रहे, तो वैसे प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका क्या मतलब है कि फेवरेबल आउटकम आएगा ही नहीं। जैसे मैं कल बोलूं आपसे कि कल दोपहर नहीं होगी, कल 12 o'clock नून टाइम नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, वो तो होना ही होना है। तो ये क्या हुआ, अनसर्टेन इवेंट हो गया, है ना, अनसर्टेन इवेंट हो गया। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कुछ भी लिख दो, इसकी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बताओ कितना होगा, तो 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस कितना होगा, तो ब्लैक एस तो 2 ही है बेटा, 2/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस कितना होगा, 2/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट बताओ कितना होगा, 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड कितने होंगे अगर निकाले जाएंगे 52 कार्ड में से, तो 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 36/52। तो इस तरह से बेटा प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया कार्ड के बारे में? अब जैसे यहां पे इवेंट दिया हुआ है कि RE का मतलब क्या हुआ बेटा, RE का मतलब हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन का बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया। अब वहां पे जो आउटकम आएंगे वो 4 आएंगे, हमें पता है 2 होता है, तो ये 4 हो गया। अब गेटिंग 2 हेड्स, अगर तुम्हें 2 हेड चाहिए तो कितना प्रोबेबिलिटी है, अब 2 हेड ही चाहिए केवल, तो 2 हेड तो यही है बस, और तो नहीं है 2 हेड। यहां तो देखो टेल है, यहां भी टेल है, यहां टेल है, तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, डिजायर्ड आउटकम 1, टोटल आउटकम 4, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी।
एटलीस्ट टू टेल। अब ये देखो दो वर्ड्स आते हैं बेटा, एक आता है एटलीस्ट, दूसरा आता है एटमोस्ट। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब है जैसे आपकी मम्मी ने बोला कि एटलीस्ट 2 दूध का पैकेट लेकर आना, तो बेटा आप 2 लाओगे, एटलीस्ट मतलब 2 तो लेके आना ही आना है। हो सकता है कि 3 भी लाओ, 4 भी लाओ, 5 भी लाओ, बट 2 तो लेकर ही आना है। तो यहां क्या बोल रहा है बेटा? एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 2 टेल क्या है? यही है। बाकी सब जगह तो 1 टेल है, मतलब 2-3 टेल हो जाएगा तो चलेगा, बट 2 टेल चाहिए ही चाहिए। तो 3 टेल की तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहां पे। तो 2 टेल वाली कौन सी, कितना है? 1, और टोटल आउटकम 4, तो 1/4। एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट का मतलब समझना क्या होता है। मम्मी ने कहा कि एटमोस्ट 2 पैकेट लेके आना, मतलब ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 पैकेट से ज्यादा मत लाना, यही कह रही है वो। एटमोस्ट 2 पैकेट मतलब, तो 2 पैकेट से ज्यादा मत लाना, इसका मतलब है कि या तो 2 पैकेट लाना एटमोस्ट सबसे ज्यादा, या तो 1 लाना, या तो 1 भी मत लाना, मतलब एटमोस्ट 2 पैकेट लाना। तो यही बोल रहा है बेटा एटमोस्ट 2 टेल चाहिए हमें यहां पे। तो एटमोस्ट 2 टेल चाहिए, तो 2 भी चलेगा, 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा। तो 0 टेल यहां पे, 2 टेल यहां पे, ये भी चलेगा, 1 टेल यहां पे, 1 टेल यहां पे। तो टोटल 4 आउटकम्स डिसाइड हो गए और 4 यहां पे हो गया। अब ये देखो कट के 1 आ गया, तो ये 1 आया प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस इज द श्योर इवेंट, ये तो होना ही होना था। समझ में आ रहा है अब आपको? ओके। तो यहां पे दिया हुआ है 2 events A and B are said to be the complementary of each other if sum of their probability is 1। अब समझना बातों को। अगर हमारे पास बेटा यहां पे 2 इवेंट हैं, अगर हमारे पास 2 इवेंट हैं, 2 इवेंट है, एक इवेंट हुआ A, एक इवेंट हुआ B, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हम पूरा बेटा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें 2 ही इवेंट कर रहे हैं, A और B 2 ही इवेंट हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक कॉइन है, इसमें हेड और टेल यही 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, आउटकम्स हो सकते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक बात देखो यहां पे कि टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अगर दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, यानी कि दोनों के पॉसिबल आउटकम को ऐड करोगे, दोनों के डिजायर्ड आउटकम को ऐड करोगे, पॉसिबल आउटकम को नहीं बेटा, डिजायर्ड आउटकम को जब ऐड करोगे तो 2 आएगा ऊपर, 2/2 मतलब 1 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इवेंट ए और इवेंट बी, 2 ही इवेंट चल रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट में, अगर दोनों की हम प्रोबेबिलिटी को अगर सम करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 आएगा इसका मतलब है कि हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमें पता चल जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हम निकाल सकते हैं बेटा 1 में से माइनस करके। समझ में आया? और इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को बेटा हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे भी लिखा जाता है। इसी को बेटा दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं और इसको निगेशन भी बोलते हैं बेटा, निगेशन ऑफ ए। ठीक है, या इसको एक और वर्ड से बोलते हैं नॉट ए है तो ए बोलेंगे, बी रहता तो नॉट बी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल के तौर पे और समझ लो, यहां पे हमारे पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन है। तो दोनों कॉइन पे अगर हमने एक साथ फ्लिप किया, अच्छा दोनों कॉइन को एक साथ फ्लिप किया या दोनों कॉइन को अलग अलग फ्लिप किया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो दोनों कॉइन को बेटा, ये मेरी बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना, 2 कॉइन को एक साथ फ्लिप किया या दोनों कॉइन को अलग अलग फ्लिप किया, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इसको मैं आगे समझाऊंगा अच्छे से, वो समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान रखना इस बात को। तो ये जो 2 कॉइन है हमारे पास, इसको मैंने फ्लिप किया तो हमारे पास क्या क्या आएगा? हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, यही आएगा 4 आउटकम बेटा हमारे पास।
अब मैं तुमसे पूछता हूं कि हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तुम हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोलोगे 1/4 है। अब मैं तुमसे पूछता हूं हेड हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तुम क्या करोगे, इसको ऐड करोगे जिसमें हेड हेड नहीं आया हुआ है, तो ये 3 हो गए बाई 4 हो गए, तो 3/4 हुआ। या तो तुम ऐसे निकाल लो, या तो फिर है ना टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा 4 ही तो यहां आउटकम है, तो या तो हेड हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल लो, और फिर हेड हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि 2 ही इवेंट हो सकते हैं। मतलब अगर मैं इसमें से देखूं तो 2 ही इवेंट हो सकते हैं, एक हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। 2 ही इवेंट हो सकते हैं, बना सकता हूं मैं। तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लोगे तो हेड हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दोगे तो ये 3/4 आ जाएगा। तो बेटा इस दोनों तरीके से क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यही यहां पे बोल रहा था कि 2 एलिमेंट्स A and B are said to be the complementary of each other if sum of their probability is 1। मतलब कि 1 में से माइनस करेंगे B को तो A आ जाना चाहिए, तब उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला बता चुका हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश, यहां E डैश नहीं होगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी बेटा ये हटा देना, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या ई डैश दोनों यूज करते हैं, इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहां पे देखो 2 कंडीशंस दिए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इवेंट ऑफ ए इज मोर लाइकली टू अकर देन इवेंट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ए के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ए के होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसी को बोल रहा है बेटा मोर लाइकली वर्ड यूज कर रहा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब बी के होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो इक्वली लाइक आउटकम्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। इक्वली लाइक्स आउटकम होता है बेटा कि जब आपके जितने आउटकम्स है, जैसे मैंने एक डाई है उसको रोल किया तो उसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। तो वही मैंने पीछे बोला था बेटा कि जब हम ये प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, वो तभी यूज करते हैं जब हमारा इवेंट जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो उसको मान लेना है या फिर क्वेश्चन से समझ लेना है। तो पॉसिबल आउटकम्स इसके सारे की प्रोबेबिलिटी देखो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 ही है। तो सब की अगर प्रोबेबिलिटी सेम है तो ऐसे इवेंट को इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलेंगे। उसमें जितने आउटकम्स हैं उनको सबको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलेंगे, मतलब कि सबके इक्वली लाइक है, मतलब इक्वली होने के चांसेस हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इक्वली होने के चांस हैं। समझ में आ रहा है? तो तभी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, उसको देख लो। यहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स तो मैंने बता दिया आपको। जब इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सारे पॉसिबिलिटी की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0 से 1 के बीच में होता है। यहां पे एक चीज, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव और मोर देन 1। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है बेटा, और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ये बात ध्यान रखना। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं, सब का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक। इसको क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे हम। जैसे इवेंट्स है हमारे पास, यहां पे रोलिंग अ डाई 1 2 3 4 5, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा 2 3 5। तो ये देखो इवेंट है, ये डिजायर्ड इवेंट है। इवन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए इसमें। ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस दिया हुआ है, इसमें से प्राइम नंबर हमें एक इवेंट में चूज करना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बेटा 2 3 5, प्राइम नंबर हमने चूज कर लिया। अब बोल रहा है इवन प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो प्राइम नंबर तो ये था, इसमें इवन कौन है 2 हो गया। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन है 3 और 6, तो 3 और 6 हो गया। तो इस तरह से आपको ये देखो 3 इवेंट हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब ये तीनों इवेंट हो गए, तीनों का आप देखोगे कि ये जो है ये सैंपल स्पेस है और इसी से निकाला गया है, इसलिए इसको इवेंट बोला गया। डिजायर्ड आउटकम्स जब रहेंगे तो उसको इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, एन अनबायस्ड डाई
is thrown, what is the probability of getting an even number? अगर हमारे पास डाई थ्रो किया जाता है बेटा तो हमारे पास क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ये हुआ सैंपल स्पेस। What is the probability of getting even number? Even number कौन कौन सा है बेटा इसमें 2 4 6, तो ये कितने हुए 3 हुए, टोटल कितना हुआ 6 हुआ, तो 3/6, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है 3 और 6, तो 2 ही हुए 2/6। एंड इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, ध्यान से समझना, इवन नंबर भी चाहिए तो इवन नंबर तो ये है, और मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए तो 3 है, 3 को ऐड कर लो इसमें 2 3 6 तो ऑलरेडी यहां पे कवर्ड है, तो बेटा इसके टोटल हो गया 4, और टोटल डिजायर्ड आउटकम कितने हो गया 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गया 6, तो 4/6 हो गया ये। एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि इवन नंबर भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो पहले मल्टीपल ऑफ 3 देख लेते हैं कौन कौन सा है। मल्टीपल ऑफ 3 तो बेटा 3 और 6 है, और इवन नंबर इसमें से कौन सा है 6 है केवल, तो यानी कि 1 डिजायर्ड आउटकम हो गया अपॉन टोटल 1/6 हो गया। द नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं 4 और 5, तो 2 ही है हमारे पास फेवरेबल आउटकम, तो 2/6। तो ये सारे आंसर हो गए इसके। आया समझ में ये कैसे किया मैंने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते जाएंगे, थ्योरी जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है बेटा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, डायरेक्ट ढेर सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। देयर इज अ गेम ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन, 3 कॉइन करके 3 कॉइन का बेटा टॉसिंग का एक गेम है। द एंट्री फी इन द गेम इज 200, इस गेम में घुसने के लिए हमें 200 एंट्री फी देना है। ओके, बाय पेइंग द एंट्री फी, शिखा टेक्स एंट्री इन टू द गेम बाय पेइंग द एंट्री फी, 200 रुपए बेटा उसने पे करके इस गेम में चली गई। द रूल ऑफ द गेम आर, इफ बाय टॉसिंग 3 कॉइन्स, अगर तीनों कॉइन को टॉस करते हैं तो तीनों कॉइन को अलग अलग टॉस करो या एक साथ टॉस करो, ध्यान रखना इस बात को, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और 1 कॉइन 3 टाइम्स, अगर हम तीनों कॉइन को एक साथ टॉस करें या बेटा एक एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, कोई डिफरेंस नहीं होता है। सी गेट्स 1 और 2 हेड एंट्री फी इज रिफंडेड, अगर उसने 1 हेड या 2 हेड मिल जाए उसको तो एंट्री फी रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड कितना होगा बेटा 200 रुपीज हो जाएगा रिफंड, ठीक है। इफ सी गेट्स 3 हेड, अगर उसको 3 हेड मिल जाता है, सी रिसीव डबल द अमाउंट पेड एज एंट्री फी, उसने 200 रुपया पे करके एंट्री की है तो उसको डबल अमाउंट रिफंड हो जाता है, मतलब 400 रुपीज उसको वापस हो जाएगा। ओके, अदरवाइज सी लूजेस द एंट्री फी, इसके अलावा जो भी रहेगा उसमें वो लूज कर जाएगी। तो ये बताओ 3 जो हमारे पास अगर टॉस करने के लिए है 3 कॉइन, तो हमारे क्या क्या आउटकम्स आते थे उसको मैं लिखता हूं, हेड 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 सिखाया हूं, ये हेड लगाया, हटाया, टेल लगाया, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये 4 हो गए। टेल टेल टेल, टेल हटाओ हेड लगाओ, टेल हटाओ लास्ट वाला हेड लगाओ, फिर बीच में आ जाओ हेड लगाओ, फिर इधर हेड लगाओ। तो ये सारे हमारे पास आउटकम है बेटा, इतने सारे आउटकम है। अगर इसमें से 1 हेड और 2 हेड मिल जाए तो रिफंड हो जाएगा फी, अगर 3 हेड मिल जाए तो बेटा उसको डबल रिफंड हो जाएगा, अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन होगा तो उसको लूज कर जाएगी गेम। तो यहां पे हम देखते हैं कि रिफंड कब कब होगा, रिफंड वाला येलो से देखते हैं। तो 1 हेड इसमें बेटा 1 हेड या 2 हेड मिल जाए, ठीक है, तो उसका रिफंड हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 हेड 1 हेड 1 हेड, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, तो इस पे तो बेटा रिफंड हो जाएगा उसका फी, 200 रिफंड होगा इस पे, येलो वाले पे 200 का होगा रिफंड। अच्छा 400 कब रिफंड होगा, जब तीनों हेड आ जाए, मतलब इस पे बेटा कंडीशन इसका क्या है कि 400 रिफंड होगा, यहां पे ये जब आएगा तो 400 रुपीज रिफंड होगा। अब बाकी कोई भी कंडीशन हो तो एक ही कंडीशन बचा है टेल 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 वाला, ये कंडीशन पे उसका लूज कर जाएगी, वो उसका जो 200 रुपए है बेटा वो लूज कर जाएगी। तो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, ये ऑलरेडी 2016 17 19 तीनों टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द गेम, कितने थे टोटल 8 थे, पॉसिबल आउटकम टोटल कितने हैं 8 ही तो हैं। देखो
448. ओके. द प्रोबेबिलिटी दैट शिखा लूजेज द एंट्री फी, एक ही था टेल वाला, तो 1/8. व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग. अब देखो चांस और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है. चांस जो होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो तो चांस बन जाएगा, और चांस को अगर तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा. तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग 400. तो 400 कब होगा बेटा, जब वो तीनों हेड लेकर आएगी तब 400 रिफंड होगा उसको. तो 1/8 हो गया. तो 1/8 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो 8 2 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16, 12.5%. परसेंटेज में चेंज कर दिया तो 12.5% इज द आंसर. द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स बैक हर एंट्री फी. द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स बैक हर एंट्री फी. तो प्रोबेबिलिटी बतानी है बेटा जब उसकी एंट्री फी वापस उसको मिल जाएगी. सी गेट्स बैक, तो सी गेट्स बैक कितना हो गया, पीछे आते हैं. जब उसको एंट्री फी उसकी मिलेगी, मतलब 200 रुपए ही मिलेंगे, 400 रुपए वाले की बात नहीं कर रहा है. एंट्री फी जब उसको वापस मिलेगी, एंट्री फी तो 200 रुपए थी ना, 400 वाले को कंडीशन को मत इंक्लूड करना. तो 6/8, तो 6/8 कितना हो गया, 3/4. द चांसेस ऑफ लूजिंग द एंट्री फी लूज कर जाए तो 1/8. तो 1/8 हमने देखा था कि टेल पे वो लूज कर जाएगी, तो 12.5%. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. One card is drawn from a pack of the 52 cards. Each of the 52 cards being equally likely to be drawn. मतलब ये सबकी probability same है. Find the probability that the card is drawn an ace. Ace कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं, तो 4/52. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना डिवाइड करके. रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो रेड कितना होता है 26, तो 26/52. टोटल कार्ड 52 होते हैं. ईदर रेड और किंग, रेड भी होना चाहिए या फिर किंग होना चाहिए. तो देखो रेड तो टोटल 26 होता है. रेड कितना होता है बेटा, रेड टोटल जो होता है 26 होता है, और किंग जो होता है वो रेड में भी 2 होता है और ब्लैक में भी 2 रेड, ब्लैक में भी 2 किंग होते हैं. तो किंग चाहिए या फिर रेड चाहिए. तो रेड तो 26 है, किंग बेटा 2 ब्लैक के भी ऐड करना पड़ेगा, तो 2 ब्लैक के भी ऐड करेंगे तो कितना हो गया 28. तो इसका हो गया 28/52. समझ में आया कि रेड भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए, मतलब रेड भी होना चाहिए, और या रेड नहीं है तो फिर किंग होना चाहिए. तो रेड तो हमने ले लिया 26. अब 2 कौन है बेटा, 2 ब्लैक वाले किंग है. ठीक, अच्छा रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, एंड कर दिया, मतलब कि रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए. तो रेड का ही किंग चाहिए हमें. कहने का मतलब क्या है, रेड का ही किंग चाहिए. तो रेड का किंग तो 2 ही होता है, हार्ट वाला और डायमंड वाला. तो 2/52. समझ में आ रही है. फेस कार्ड तो मैंने निकलवा दिया था आपको, 12/52. कितने फेस कार्ड होते हैं बेटा, 3 3 3 सब में होते हैं, 3 4 जा 12, 12/52. और रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने हुए, 3 3 6 हुए, तो 6/52. 2 ऑफ स्पेड, तो स्पेड का मुझे 2 चाहिए, तो एक ही होता है स्पेड का 2, तो 1/52. 10 ऑफ ब्लैक सूट. अब ब्लैक सूट में तो बेटा ब्लैक सूट जो है उसमें 2 है, एक क्लब है और एक स्पेड है. तो क्लब और स्पेड दोनों का 10 चाहिए, तो 2 हो गया अपॉन 52. ठीक है, समझ में आया. आगे बढ़ते हैं. 5 कार्ड, हमारे पास 5 कार्ड है, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड. डायमंड के बारे में बोल रहा है बेटा, इसका 5 कार्ड है. आर सफल्ड फेस डाउनवर्ड, फेस को डाउनवर्ड करके हमने सफल कर दिया. 1 कार्ड इज पिक्ड एट द रैंडम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज क्वीन. अब ये 5 कार्ड में से बेटा एक निकालना है क्वीन का, तो कितना हुआ, क्वीन का तो एक ही हुआ, 1/5. टोटल कितने हैं, 5 है, 5 कार्ड्स हैं, तो 5 नीचे हो गया. डिजायर्ड वाले ऊपर जो फेवरेबल है 1, क्वीन चाहिए था. अब क्या करा, इफ अ किंग इज ड्रॉन फर्स्ट, किंग को बेटा निकाल लिया गया. पुट असाइड, अलग रख दिया गया, तो अब किंग बेटा गया है यहां से. ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज द एस. अब एस चाहिए, तो एस कितना हुआ, 1/1 हो गया. अब तो टोटल देखो 1 2 3 4 बच गया ना, एक निकाल लिया गया, तो 1/4. किंग को तो तुमने निकाल लिया है, तो किंग तो निकलने वाला नहीं है, अब उसको तो निकाल के अलग रख लिया ना, तो उसका कितना हो गया 0. तो ऐसे को बोलते हैं बेटा अनसर्टेन इवेंट. आया समझ में. नेक्स्ट, थ्रोइंग 2 डाइस. इतने सारे आउटकम्स होते हैं बेटा, ये बता दिया था आपको, समझा दिया था. अब इसी पे क्वेश्चंस है.
ओके, इस पे क्वेश्चंस नहीं है। पीटर थ्रोज 2 डिफरेंट डाइस। अच्छा, डाइस के बारे में, 2 डिफरेंट डाइस है, पीटर उसको थ्रो करता है, ठीक। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड। अब ये पीटर कर रहा है, पीटर क्या कर रहा है बेटा, 2 डाइस है, इसमें जो जो नंबर आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। समझो इसमें x आएगा, इसमें y आएगा, तो x y कर देगा, वो प्रोडक्ट निकालेगा, ठीक। रीना क्या करती है, रीना थ्रोज अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन्ड। अब रीना के पास एक ही डाई है बेटा, एक ही डाई है। देखो रीना थ्रो अ डाई, एक डाई है, इसके पास 2 डिफरेंट डाइस हैं, डाइस प्लुरल है। रीना के पास जो नंबर आएगा उसको वो स्क्वायर करती है। मान लो इसके पास z आएगा तो z का स्क्वायर करती है, ये करती है। हु हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 25? 25 लाना है, तो पीटर को 25 लाने के लिए 1 से 6 में कोई नंबर यहां पे चाहिए और यहां भी 1 से 6 में कोई नंबर चाहिए। तो इसमें कौन सा नंबर लाएगा इन दोनों में से कि 25 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा? 5 और 5, इसके अलावा तो कोई और नंबर होगा नहीं। तो इस पे 5 आ जाए और इस पे भी 5 आ जाए, तो 5 इंटू 5 इज 25। तो 2 डाइस के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं बेटा? 36। और 5 और 5 के बारे में सुनो, 5 और 5 का एक यही नंबर है, तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/36। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/36। रीना के लिए यहां पे 5 अगर आ जाएगा तो उसका 5 का स्क्वायर कर देगी, वो 25 ले आएगी। तो इसका बेटा, इसका 5 का आने का प्रोबेबिलिटी, एक डाइस में 5 का आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36। हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25? सो रीना हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25 बाय स्क्वायरिंग द नंबर, ठीक है। 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously, find the probability getting an even number as a sum. even number as a sum, चलो तो even number निकाला जाए sum का। even number as a sum, तो इसका sum हो गया बेटा 2, ये हो गया 4, 3 + 1 4, 5 + 1 6 हो गया, 2 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, इवन नंबर हो गया, 6 2 8 हो गया। सबका सम कर रहा हूं बेटा, देखो 2 1 3 करूंगा तो इवन नंबर नहीं होगा, 3 क्या इवन नंबर है? नहीं है। तो ये सारे जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये सारे का सम इवन होना चाहिए। 3 1 4, 3 3 6, 5 3 8, 4 2 6, 4 4 8, 6 4 10, 5 1 6, 5 3 8, 5 5 10, 6 2 8, 6 4 10, 6 6 12। कितने हो गए बेटा? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में 3 3 ही दिख रहे हैं, हाँ सब में 3 3 है, तो 18 हो गया टोटल। तो 18 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 18/36, ठीक है। द सम एज द प्राइम नंबर, सम जो होना चाहिए, द सम एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो सम एज ए प्राइम नंबर में अब हमारे पास देखो यहां पे कि हमें सम चाहिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वाला कौन सा होगा बेटा? प्राइम नंबर 1 1 होता है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 + 1 5 एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 2 1 3 प्राइम नंबर है, 3 2 5 प्राइम नंबर है, पिंक वाले सारे, 5 2 7 प्राइम नंबर है, 3 1 नहीं, 3 2 5 प्राइम नंबर है, 3 4 7 प्राइम नंबर है, 3 + 6 9, 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। 4 1 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर। तो टोटल पिंक वाले कितने होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो टोटल हमारे पास कितने आ गए बेटा? 15 आ गए। तो 15/36, सो दैट विल बी द प्राइम का। तो यहां पे हम प्राइम का कर लेते हैं 15/36। सो ये हो गया 15/36।
36। और टोटल एटलीस्ट 10, टोटल एटलीस्ट 10 का क्या मतलब है कि एटलीस्ट 10 होना चाहिए सम। क्या बोल रहे बेटा, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब कि टोटल जो है वो 10 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 12 होना चाहिए। क्या 13 हो सकता है? 13 नहीं हो सकता है, क्योंकि बेटा 13 होने के लिए 7 + 6 करना पड़ेगा मैक्सिमम, तो 7 तो डाइस में आ नहीं सकता है। तो या तो मुझे 10 चाहिए, या तो मुझे 11 चाहिए, या तो मुझे 12 चाहिए। चलो देखते हैं किसका किसका आता है 10, 11, 12। तो 10, 11, 12 के लिए हमें लेना पड़ेगा 10 चाहिए। तो 10 तो बेटा सबसे पहले हमें कहां आ सकता है, 4 और 6 का आ सकता है। 3 के साथ तो नहीं आएगा, 4 में ही आएगा, 4 + 6 करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 4 + 6। फिर 4 के बाद 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कुछ इसमें नहीं, 5 + 6 11 आ जाएगा ये वाला। फिर 6 + 4 आ जाएगा, 6 + 5 आ जाएगा, 6 + 6 आ जाएगा। अब इसमें कोई भी 10, एटलीस्ट 10 वाले तो यही है, तो कितने हो गए 3, 3, 6, तो 6/36। इसका आंसर हो गया 6/36। डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट मतलब क्या होता है बेटा कि एक ही नंबर 2 बार आए। ठीक है, एक डाइस पे जो नंबर आया सेम दूसरे डाइस पे भी वही नंबर आया, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। अब यहां बोल रहा है इवन नंबर का, तो 2, 2, 4, 4, 6, 6, तो 3 ही होंगे, तो 3/36। अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अदर डाइस। मल्टीपल ऑफ 2 एक डाइस पे चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 अदर डाइस पे चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस ये ले लिया, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस और मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस, मतलब इस पे भी आ सकता है 3, दोनों डाइस में से एक पे मल्टीपल ऑफ 2 हुआ और फिर उसी पे मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकता है। तो ये 4 कंडीशंस पे हमें देखना है। तो मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस, तो 3 होना चाहिए दूसरे पे, ये वाला, ये वाला। ठीक, अब मल्टीपल ऑफ 3 अगर इस पे आ रहा है तो मल्टीपल ऑफ 2 इस पे होना चाहिए, ये और ये। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस, तो दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो ये और ये। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस, तो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए दूसरे पे, तो मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। अगर मल्टीपल ऑफ 3 ऑन वन डाइस तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तो ये भी होगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 ऑन वन डाइस तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। इतने हो गए, तो कितना हुआ बेटा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11/36। इसका आंसर कितना हो गया 11/36। टोटल आउटकम तो 36 ही है। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस और डुप्लेट, तो सेम नंबर ऑन बोथ डाइस क्या होगा बेटा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, तो टोटल 6 होंगे वो 6/36। सो इस तरह से बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को करना है आपको। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमें आते रहते हैं। तो आगे बढ़े। 17 कार्ड्स नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 लेके 17 तक दिखाऊं, कैमरा चल रहा है, यस चल रहा है। 17 कार्ड्स नंबर 1, 2, 3 से लेके 17 तक आर पुट इन अ बॉक्स एंड पी कोई बंदा है, पी से प्रियंका चोपड़ा, मिक्स थ्रू थॉरली। 1 person ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, एक बंदा क्या करता है बेटा उसमें से कार्ड को ड्रॉ करता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड। अगर 1 से लेके 17 तक हमारे पास नंबर है, जो नंबर लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, तो बेटा इतने सारे हो गए। अब इतने सारे हो गए तो इसमें से बोलता है कि इसको एक कार्ड निकाला गया। अब क्या निकाला गया बेटा, ऑड निकाला गया। तो ऑड जब निकाला जाएगा तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9/17। ठीक है। सेकेंड डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 तो बेटा यही है 3, 6, 9, 12, 15, तो कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/17। ओके।
प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है? वन क्या प्राइम नंबर होता है? वन के बारे में बेटा याद रख लो कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो वन अगर प्राइम नहीं है तो प्राइम टू है, थ्री है, टू, थ्री, 5, 7, 11, 13, 17। तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाई 17। ठीक है। डिविजिबल बाय 3 एंड 2, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए वो। तो 6 से डिविजिबल होने वाला कौन कौन सा है? 6 से डिविजिबल होने वाला 6, 12, बस दो ही है, तो 2 बाई 17। आई बात समझ में बेटा? ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को और खुद से कर लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अ बैग कंटेन्स बॉल नंबर 2 से 91। एक बैग है बेटा जिसमें बॉल्स जो है 2 से लेके 91 तक है, सच दैट ईच बॉल बियर्स अ डिफरेंट नंबर। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। अब पहले हमारे पास बॉल कौन कौन से है बेटा? 2 से लेके 91 तक है। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, करते हुए 91 तक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हुए? तो 91 माइनस 2 प्लस 1, ये करना बेटा। ठीक है, क्यों करना होता है समझा देता हूं। 3 से 5 तक के बीच में कितने नंबर हैं मान लिया, तो 5 कौन कौन से नंबर है बेटा? 3 से 5 तक में 3 4 5, कितने हुए? 3। तो ये 3 नंबर आया कहां से? 5 माइनस 3 किया हमने, प्लस 1 किया, तो देखो 3 आ गया। ठीक है, तो अगर 2 से 91 के बीच में कितने नंबर है? तो 91 माइनस 2 प्लस 1। इसी तरह 3 से 5 के बीच में कितने नंबर है बेटा? तो 5 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 3 प्लस 1। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर जो उसके बीच में हो, जब 2 और 91 इंक्लूड हो रहा हो। तो ये कितना हुआ? 89 प्लस 1 90 हो गया, यानी कि टोटल 90 बेटा बॉल्स उसके पास हैं। इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। अब इसको निकालने का दो तरीका है, या तो तुम है ना 11 से 91 तक काउंट करो, या फिर मैं 10 से लेकर 91 तक काउंट करो, या फिर मैं क्या करूंगा कि 2 से लेकर 9 तक काउंट करूंगा और फिर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा। दो इवेंट होगा, एक इवेंट सिंगल वाला और दूसरा डबल वाला, दोनों का मिला के बेटा जो टोटल होगा वो 1 होगा। तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। तो 8 हुआ तो 8 इसमें माइनस कर दोगे तो इतने बाकी कितना होगा? 82 होगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 82 बाई 90, 82 बाई 90। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सिंगल वाले की, सिंगल डिजिट की, तो 8 बाई 90 हो गई। तो दूसरे वाले की कितनी होगी? 1 माइनस 8 बाई 90, तो ये हो गया बेटा 82 बाई 90। आया समझ में? इट बियर्स अ मल्टीपल ऑफ 1, तो 1 का मल्टीपल तो सब है बेटा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम जो होंगे 91 और टोटल आउटकम 91, तो ये हो गया 1 हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 82 बाई 90 बेटा, और इसका 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अ चाइल्ड हैज अ ब्लॉक इन शेप ऑफ क्यूब। एक क्यूब के शेप में बेटा उसके पास ब्लॉक है, ठीक, विथ 1 लेटर रिटन ऑन ईच फेस। इसके 6 फेसेस होते हैं तो 6 नंबर रिटन है एज सोन इन बिलो। द क्यूब इज थ्रोन वंस, क्यूब को थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और डी? तो ए बेटा यहां पे देखो 2 बार है, ए यहां पे है, यहां पे है, तो ए की प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल बी 2 अपॉन टोटल कितना है 6, तो 1/3। अच्छा, डी की प्रोबेबिलिटी, डी तो एक ही बार है तो 1/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल है। रेड बॉल कितने हैं बेटा? 5। व्हाइट बॉल है 8, 4 ग्रीन बॉल है, ग्रीन बॉल है 4 और ब्लैक बॉल है 7। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल कितना है बेटा? 8 5 13, 13 4 17, 17 7 4 11, 11 8 19, 19 5 23, 8 5 13, 13 4 17, 17 नहीं 24 हुआ ना टोटल, 24, 11 11 8 19 19 5 24। हाँ ठीक है,
24 हुआ। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 7/24। रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/24। नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो कितना हो गया? 4/24, और 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/24। तो कितना हो गया बेटा? 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 5/6 हो गया। या तो इस तरीके से निकाल लो, या फिर ऐसे निकालो कि बाकियों का काउंट करो। तो 5 8 13, 13 + 7 20, तो 20/24, तो ये हो गया 5/6। तो इसका हो गया 5/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। 24 मार्बल्स है बेटा एक जार में, 24 मार्बल्स हैं। सम आर ग्रीन, कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। इफ मार्बल्स इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दिया हुआ है 2/3। तो अच्छा एक बात बताओ, इसमें ग्रीन है और ब्लू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू तो मैं निकाल सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना हो गया? 1 - 2/3। जो ग्रीन नहीं है वही तो ब्लू है, तो ये कितना हो गया? 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा ब्लू की 1/3, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन अ जार। तो ब्लू मार्बल्स हमें पता करना है कि जार में कितना होगा, यही पता करना है। तो देखो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितना है? 1/3। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल तुम्हें निकालना है, x ले लो इसको, और टोटल मार्बल कितना है बेटा? 24। सो यहां से 3 8 जा 24, तो x = आ गया 8। ये तो हुआ एक तरह से क्वेश्चन करने का कि 8 मार्बल इसका आंसर होगा। सेकंड एक तरीका बता रहा हूं, रेशियो मेथड बेटा। रेशियो मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है। जैसे देखो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन में लिखता हूं तो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल मार्बल ऐसे लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल लिखूंगा तो ब्लू मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। अगर मैं इसको रेशियो निकालूं इन दोनों का तो ये टोटल टोटल कट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल अपॉन ब्लू मार्बल, यानी कि ग्रीन मार्बल और ब्लू मार्बल के दोनों का जो रेशियो होगा वो प्रोबेबिलिटी का रेशियो होगा। ये बात समझ में आ रही है कि जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो होगा ग्रीन और ब्लू का, वही एक्चुअल में ग्रीन और ब्लू के रेशियो के बराबर होगा। तो मुझे यहां पे ग्रीन का रेशियो पता है, ब्लू का रेशियो पता है, तो दोनों का अगर रेशियो मैं निकालूं, अगर 2/3 रेशियो 1/3 करूं तो मैं इसको कह सकता हूं 2:1 है। अब 2:1 है, टोटल मार्बल मुझे पता है 24 है, तो मैं इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2x लगा देता हूं, तो 2x + x = 24 कर सकता हूं बेटा। ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर x मान लेता हूं, तो 2x और x, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? 24 मार्बल्स के बराबर। तो 3x = कितना होना चाहिए? 24। तो x = कितना होना चाहिए? 8। अब देखो x कौन है? ये वाला है, ये तो 2x था ना, और ये x था, तो x कौन सा है? 1/3 वाला। 1/3 किसका था? ब्लू का। तो x जो है 8 आया, तो यहां से भी 8 आ गया आंसर। तो इस तरह से बेटा आप है ना प्रोबेबिलिटी के रेशियो को एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। अ जार कंटेन्स 54 मार्बल। एक जार है जिसमें 54 मार्बल्स हैं। ठीक है, मार्बल्स हैं। ईच ऑफ विच इज ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट। ब्लू ग्रीन व्हाइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज, ब्लू का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है बेटा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9, इसका 4/9 है। हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स डज द जार कंटेन, मतलब कि व्हाइट मार्बल कितने हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो यहां 2 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो तीसरे की निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, 3 ही इवेंट है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1/3, ये हो गया, व्हाइट में चेंज कर देता हूं अच्छे से दिखाई देगा। ग्रीन जो है 4/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट
ये कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, अब इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, नीचे ऊपर 3 4, तो 7/9 हो गया ये। तो इन दोनों का सम कितना हो गया बेटा 7/9। तो इधर 7/9 जाएगा तो माइनस कर देंगे तो 2/9 हो जाएगा। तो 2/9 आया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल अपॉन टोटल मार्बल्स, है ना। तो व्हाइट मार्बल कितना है हमें पता करना है, ये तो व्हाइट निकालना है, x ले लो। टोटल मार्बल कितना है 54, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है 2/9, ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 6 जा 24, सो x इक्वल टू आ गया 12। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। अब दूसरे मेथड से इसको निकालते हैं। दूसरे मेथड में मैंने सिखाया था कि यहां पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कितना आ गया 2/9, तो यहां लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज 2/9। अब ये तीनों का रेशियो जो होगा इसका एक्चुअल रेशियो होगा, प्रोबेबिलिटी का रेशियो जो होता है उसका एक्चुअल रेशियो होता है। तो 1/3 रेशियो 4/9 रेशियो 2/9 करना है हमें, ठीक है। तो इसको भी 9 बना देते हैं, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 3/9 इज टू 4/9 इज टू 2/9। तो ये रेशियो कितना हो गया बेटा 3:4 इज टू 2। सबका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ले लो x, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x, ये हो गया 2x। सबका सम कर देंगे, सम कितना है 54 मार्बल है टोटल, तो ये कितना हो गया 4 3 7 7 2 9, तो 9x इक्वल टू 54, सो x इक्वल टू आ गया 6, सो x इक्वल टू 6 है। हमें चाहिए किसका था व्हाइट का, तो व्हाइट कौन सा है देखो, व्हाइट का 2/9 है, तो इसका 2/9 तो 2 रेशियो था, तो 2x, तो 2x होगा तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, सो 12 इज द आंसर। तो देखो सेम आंसर आया। तो इस तरह से बेटा रेशियो मेथड से तो आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे बढ़े। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एप्पल इन अ बॉक्स ऑफ 400 एप्पल इज 0.35, द टोटल नंबर ऑफ बैड एप्पल। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एप्पल इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ बैड एप्पल अपॉन टोटल एप्पल, ठीक है। तो बैड एप्पल कितने हैं हमारे पास, बैड एप्पल है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है 0.035। ओके, नंबर ऑफ बैड एप्पल्स हमें निकालने हैं, ये निकालना है, x ले लो इसको, x टोटल बैड इन अ बैड एप्पल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एप्पल इन ए बॉक्स ऑफ 400, टोटल कितना है बेटा 400 एप्पल हमारे पास है, तो x इक्वल टू क्या होगा 0.035 इंटू 400, तो ये 0 0 यहां पे आ गया, तो ये हो गया 3.5 इंटू 4 हो गया 14, सो 14 इज द आंसर, बी इज द आंसर। आगे बढ़े। इट इज नोन दैट ए बॉक्स ऑफ 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 12 डिफेक्टिव पीस। 600 बल्ब्स है, उसमें 12 डिफेक्टिव है बेटा, डिफेक्टिव कितने हैं 12 है, 600 टोटल है बल्ब में, तो अच्छे वाले कितने हैं बेटा, गुड वाले कितने हैं 600 माइनस 12 588, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव बल्ब, क्या किया गया है, वन बल्ब इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स से निकाला गया, तो नॉन डिफेक्टिव तो 588 है, टोटल कितने हैं 600, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब का कितना हो जाएगा बेटा 588 अपॉन टोटल 600, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 9 जा 54 8 जा, तो 98/100, सो दिस इज 0.98, सो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट एसेशन रीजन का क्वेश्चन, जब भी एसेशन रीजन का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को चेक करो कि गलत कौन है सही कौन है, फैसला बाद में लेना कि वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका बेटा फैसला बाद में लेना है। एसेशन रीजन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को चेक करो कि सही है या गलत है, पहले सही और गलत का फैसला करो, फिर स्टेटमेंट 2 को चेक करो सही है गलत है, उसके बाद फैसला लेना है। इस तरह से ही क्वेश्चन को बेटा अप्रोच करना तो इजी होगा और सही से रिजल्ट निकल कर आएगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 0.7, 0.7 जो है वो अकरेंस है किसी इवेंट का,
ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अक्रेंस इज 0.3, तो ये तो बेटा ट्रू है। ओके, फॉर एनी इवेंट ए पी ए प्लस पी नॉट ए इज इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है, और ये बेटा इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सो आंसर इज ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, इवेंट ए गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। अच्छा, कोई इवेंट है बेटा, इवन कोई इवेंट है, उसमें मुझे चाहिए लेस देन 3। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, इवेंट 2 जो है उसमें मुझे ग्रेटर देन 3 चाहिए। आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं, क्योंकि 3 के बारे में बात किया ही नहीं है यहां पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा? 3 को तो छोड़ दिया ना। देखो कैसे, अगर एक डाइस ही लेते हैं, एक हमने एग्जाम्पल लिया कि एक डाइस है, उसको हमने रोल किया, तो डाइस को जब हम रोल करेंगे तो लेस देन 3 वाला कौन कौन सा होगा बेटा? 1 2, ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। मैं डाई का एक ले रहा हूं, एक डाई को मैंने रोल किया, तो लेस देन 3 वाला कौन होगा? 1 2 होगा। अच्छा, ग्रेटर देन 3 वाला कौन सा नंबर होगा उसमें बेटा? 4 5 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/6। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होने के लिए क्या दोनों का ऐड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये देखो 5/6 आ गया। क्यों 5/6 आया? क्योंकि 3 को बेटा मिसिंग किया गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक नंबर ले लो, 1 2 लेके 1 से लेके 10 तक। अब लेस देन 3 जो है, 1 से 10 तक मैंने कोई एक नंबर ले लिया है, या बॉल ले लिया, एक बॉल लिया, 10 बॉल, 10 बॉल लिया है बेटा, उस पर सब पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। अब उसमें से लेस देन 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मैं पिक करूंगा तो लेस देन 3 का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 का कितना हो जाएगा? 2/10। अच्छा, ग्रेटर देन 3 का क्या होगा? तो यानी कि 3 को नहीं लेना है, 4 से लेना है, तो 4 5 6 7 8 9 10 कितने हुए? 7 हुए, तो 7/10 हो गया। ग्रेटर देन 3 वाले का कितना हो गया बेटा? 7/10 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 9/10 हुआ। एक्चुअली 1 कहां जा रहा है दोनों में? क्योंकि 3 के बारे में बात नहीं किया। 3 के बारे में अगर बात करता, 3 के बारे में बात करता इन दोनों में से, तब ये स्टेटमेंट सही होता है। मान लिया यहां पे लिखता है लेस देन इक्वल टू 3 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बारे में बात कर देता, तब कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते थे। बट 3 को छोड़ दिया बेटा, इन दोनों को मिक्स करने से 1 नहीं आने वाला, क्योंकि 3 का जो 3 आने की प्रोबेबिलिटी है वो छूट गई है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बेटा? इफ टू, आंसर तो पता चली गया आपको, डी होगा, बट आगे देख लेते हैं। इफ 2 इवेंट्स E एंड F आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, PE प्लस PF इज इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू है, तो ये फॉल्स एंड ट्रू, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट, अ नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3। 1 2 3 से बेटा x को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, x यहां से सिलेक्ट हो गया। देन अ सेकेंड नंबर y इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 149। 149 से आपका y को सिलेक्ट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट xy, इन दोनों का xy, तो देखो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का 4 से करेंगे तो 4 आएगा। 1 का 9 से करेंगे तो 9 आएगा। फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा। 2 का 4 से करेंगे तो 8 आएगा। 2 का 9 से करेंगे तो 18 आएगा। 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा। 3 का 4 से करेंगे तो 12 आएगा। 3 का 9 से करेंगे तो 27 आएगा। मतलब कि xy जो होना चाहिए, xy हमारे पास ये आएगा, इतनी पॉसिबिलिटी xy आने की। What is the probability that the product xy of 2 numbers will be less than 9? मतलब प्रोडक्ट जो होना चाहिए 9 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से छोटा वाला कौन कौन सा है? ये भी है, ठीक है। और कोई छोटा है? नहीं। 9 से छोटा बोल रहा है बेटा, 9 नहीं बोला है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। 18 भी नहीं, 12 27 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। नीचे टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5/9 इज द आंसर। आया समझ में ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। इफ अ नंबर x इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, तो -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, इसमें से बेटा कोई एक नंबर चूज किया गया x, कोई भी एक नंबर चूज कर लेंगे वो x बन जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर? तो सबका स्क्वायर कर दो। जब ये चूज होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2, तो एक्स स्क्वायर है ये, और ये क्या है बेटा, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा होने के लिए हमारे पास है ये 3 है, तो 3 बाई टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बेटा 3/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 customers are visiting a particular shop in the same week मंडे टू सैटरडे बेटा विजिट कर रहे हैं 2 कस्टमर। ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली, मतलब कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी, टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज वन ऑन अनदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन। 2 कस्टमर है बेटा, दोनों विजिट कर रहे हैं मंडे से सैटरडे तक, तो कब कब दोनों विजिट कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटी को लिखना पड़ेगा हमें। एक मंडे को करे, दूसरा भी मंडे को कर ले, एक मंडे दूसरा ट्यूसडे, एक मंडे दूसरा वेडनेसडे, एक मंडे दूसरा थर्सडे, एक मंडे दूसरा फ्राइडे, और एक मंडे दूसरा सैटरडे, ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा बेटा एक ट्यूसडे दूसरा मंडे, उल्टा भी तो हो सकता है ना, ये ट्यूसडे को कर रहा है तो ये मंडे को कर रहा है। अच्छा, क्योंकि देखो दोनों क्या बोल रहा है कि एक अगर एक दिन करता है विजिट तो दूसरा अगले दिन करता है, ऐसा। ठीक है, ऑन वन अदर एज ऑन अनदर, तो एक ट्यूसडे एक मंडे, फिर एक ट्यूसडे, तो मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक बनाना है बेटा। तो ये मंडे हो गया, मंडे हो गया, मंडे हो गया, मंडे हो गया, सब कैसे बनाना होगा, तो वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे 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 थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे वेडनेसडे सैटरडे, ये हो गया थर्सडे मंडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे मंडे, नहीं फ्राइडे क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा ना, ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हो गया सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे सैटरडे थर्सडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे, तो ये सब सैटरडे वाले हैं। ठीक, तो इतने तरह से विजिटिंग हो सकता है बेटा। 2 कस्टमर्स आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, एक वीक में मंडे से सैटरडे तक ही विजिट कर रहे हैं, संडे की नहीं पॉसिबिलिटी है। ईच इज इक्वली लाइकली, सबका बेटा जो है प्रोबेबिलिटी सेम है, टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे, एक ही दिन अगर कर रहे हैं, या अनदर डे एज ऑन अनदर डे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी, सेम डे कौन कौन सा है बेटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, टोटल कितना हुआ 3 6 अपॉन टोटल कितना होगा, रो कॉलम देख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6/36, तो इसका हो गया 6/36। ठीक है, ये बात समझ में आई। डिफरेंट डेज, तो 6/36 अगर सेम डे कर रहा है तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा इसका, तो 1 - 6/36, सो हो जाएगा ये 30/36, तो ये हो जाएगा बेटा 5/6, तो ये हो गया 5/6। कंसेक्यूटिव डे बोल रहा है, तो एक मंडे तो दूसरा ट्यूसडे, ऐसे वाला। तो देखो मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे तो वेडनेसडे, मंडे के बाद वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कंसेक्यूटिव है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद कंसेक्यूटिव और भी बन रहा है क्या, कहीं पे देख लो, ग्रीन वाले तो हो गए वहां पे, और ट्यूसडे मंडे यहां भी बन रहा है, ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे, ये भी बन रहा है, कंसेक्यूटिव है, वेडनेसडे थर्सडे कंसेक्यूटिव है, थर्सडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव है, सैटरडे फ्राइडे कंसेक्यूटिव है। टोटल कितने हुए कंसेक्यूटिव बेटा, 5 10 हो गया, और कहीं नहीं बनेगा, देख लो फ्राइडे वेडनेसडे कंसेक्यूटिव नहीं है, तो 5 5 10 हो गए, तो 10/36, सो 5/18।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच x आर व्हाइट। 12 बॉल है हमारे पास बेटा, जिसमें 12 बॉल में से x जो है व्हाइट है। ओके, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल बी अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो x/12, सीधा आंसर। x जो है व्हाइट है, टोटल जो है 12 है। इफ 6 मोर व्हाइट बॉल आर पुट, 6 मोर व्हाइट, यहां पे 6 मोर व्हाइट बेटा ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 18, और व्हाइट कितना हो गया x+6। ठीक है, ये दो चीज आ गई। 6 मोर व्हाइट बॉल आर पुट इन द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल की बेटा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x+6/18 विल बी द डबल दैट इन 1। इसका बेटा डबल है, हो गया है अब, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 6 जा 12, तो ये हो गया 6x + 36 = 18x। तो यहां से हो गया बेटा 36 = 18x - 6x, तो ये हो गया 12x, तो x = हो गया 3, 12 3 जा 36, तो x = 3 आ गया। तो बोल रहा है यहां पे फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल मान लेते हैं बेटा x है, तो रेड बॉल कितना हो जाएगा, x+10। आगे बढ़ते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू रेड बॉल का हो गया x+10 और टोटल हो गया x+10। तो ये हो गया बेटा x+10/2x+10। ये कितना है, 3/5 बोल रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ बॉल पता करना है, मतलब कि इन दोनों का सम पता करना है। तो ये हो गया 5x, इसको सॉल्व कर दो, +50 = 6x + 30, तो ये हो गया बेटा 20/x, तो x = आ गया 20। जब x = 20 आया तो ये हो गया 20, और ये कितना हो गया बेटा 20 + 10 है ना, तो ये हो गया 30। तो 30 + 20 टोटल बॉल हमें चाहिए था इन दोनों का, तो 30 + 20 कितना हो गया 50, सो A इज द आंसर। आगे बढ़े, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। अच्छा, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक बार टॉस करो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हैनिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस। पहले 3 कॉइन बना ले बेटा, इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके आउटकम्स हो सकते हैं हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। ये लिखना सिखा चुका हूं मैं आपको, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, फिर आ जाएगा कहां से, चला गया हेड, इधर आ जाएगा हेड टेल टेल। ये हमारे पास 8 आउटकम आ गए। हैनिफ मींस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर तीनों सेम रिजल्ट देगा, 3 हेड दे दे, 3 टेल दे दे, तो ये विन कर जाएगा, या तो ये मिल जाए या तो ये मिल जाए, तो जीत जाएगा। एंड लूजेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हैनिफ विल लूज द गेम। तो लूज द गेम में बेटा यही वाला है जिसमें वो लूज कर जाएगा, ये वाला पार्ट में लूज कर जाएगा वो, क्योंकि इसमें तो विन कर जाएगा, ये दोनों में तीनों हेड आ जाएगा, तीनों टेल आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ 3 हेड और 3 टेल, तो यहाँ पे तो विनिंग कंडीशन है, यहाँ पे लूज कंडीशन है। तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल कितना हुआ 8, तो 6/8 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में? ये 16 17 19 तीनों बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 2 अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड कॉइन मतलब क्या होता है बेटा कि कॉइन जो है एक में हेड है दूसरे में टेल है, उसमें कोई गलती नहीं है या फिर डुप्लीकेशन नहीं है। आर टॉस साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में किया गया टॉस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? तो देखो 2 अगर अनबायस्ड कॉइन है तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, यही आउटकम्स हो सकते हैं बेटा। सैंपल स्पेस यही होगा। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यही वाला है। 2 हेड, बाकी में तो हेड नहीं है, तो 1/4। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड चाहिए तो 1 हेड यहां है, 1 हेड यहां है, तो यही 2 में है, इसमें तो 2 हेड हो गया है, तो 2 एक ही हेड चाहिए अपने को, तो ये 2 कंडीशन है, तो इसमें 2/4। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। अब फिर से एटलीस्ट वाला वर्ड आ गया यहां पे,
एटलीस्ट 1 हेड चाहिए बेटा, मतलब कि मिनिमम एक तो चाहिए ही, 2 रहेगा तो चलेगा अपने को। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बट 1 से नीचे नहीं, एटलीस्ट 1 हेड। तो 3/4 हो गया इसका, 3 होगा इसका, 3/4। एट मोस्ट 1 हेड, मतलब एक भी हेड नहीं रहेगा तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए, तो कौन कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, जिसमें 0 हेड। मतलब एट मोस्ट 1 हेड में क्या बेटा, 0 हेड हो जाए चाहे 1 हेड हो जाए। तो 1 हेड वाले ये 2 हो गए और 0 हेड वाला ये हो गया, तो कितना हो गया, ये भी 3/4 हो गया। नो हेड वाला तो यही है बेटा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज, दोनों का बेटा दिया हुआ है, एक लीप ईयर में दिया हुआ है, एक लीप ईयर में दिया हुआ है, एक नॉन लीप ईयर का दिया हुआ है, कि एक में संडे आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है और दूसरे में 5/7 है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझना अभी। जैसे हमारे पास 2 तरह के ईयर होते हैं, एक लीप ईयर और दूसरा नॉन लीप ईयर। बेटा एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। ठीक है, जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी होता है वो 29 का होता है। ठीक है, नॉन लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी 28 का होता है। टोटल डेज कितने होते हैं बेटा नॉन लीप ईयर में, 365 और इसमें 366। यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं 366 को, तो 7 5 जा 35, 14 16 हो गया, ये 7 2 जा 14, तो ये आ गया 2। इसका मतलब है बेटा कि 366 डेज को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसमें 52 वीक तो होगा ही होगा, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 52 वीक तो होगा ही होगा, और प्लस 2 डेज होगा, ये डेज होगा। इस तरह लिख सकते हैं लीप ईयर को। नॉन लीप ईयर को बेटा जब हम डिवाइड करेंगे 365 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 5 जा 35, 15 हुआ, 15, ये 15 है, तो ये हो गया 15, 7 2 जा 14, तो ये हो गया 1। इसको मैं लिख सकता हूं 52 वीक, ये देखो 52 वीक 1 डे, 52 वीक प्लस 1 डे, ऐसे लिख सकता हूं। तो एक बात बताओ मुझे यहां पे कि अगर लीप ईयर है तो मुझे ये पता है कि 52 वीक होगा, 52 वीक होगा तो 52 संडे होगा, हर वीक में एक संडे होता है, तो 52 संडे तो होगा ही। तो 52 संडे तो यहां पे हमारा फिक्स हो गया, 52 संडे बेटा इसमें फिक्स हो गया, संडे जो है ये हमारे पास फिक्स हो गया 52। ठीक है, 2 दिन जो है वो अगर संडे बनेगा तभी 53 संडे हो सकता है। 53 संडे की बात दोनों में किया गया है, 53 संडे, देखो यहां 53 संडे, तो 53 संडे दोनों कंडीशन में बनने के चांसेस क्या है। तो सबसे पहले बेटा नॉन लीप ईयर का भी समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे लीप ईयर का। तो 52 वीक्स हैं, तो 52 संडे तो में हमारा फिक्स हो गया, 52 संडे जो है बेटा ये हमारा फिक्स हो गया कि 52 संडे तो होगा ही होगा। अब ये 1 डे जो है, 1 डे क्या क्या हो सकता है, तो 1 डे हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे हो सकता है। तो इस 1 डे की प्रोबेबिलिटी पे, ये तो सर्टेन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1। तो ये वाला पार्ट तो हम लेंगे ही नहीं, हम इसी पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो 1 डे का संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7। संडे का टोटल 7 डेज होते हैं, तो इसका कितना हो गया 1/7। प्रोबेबिलिटी कितना आया बेटा 1/7। अच्छा, लीप ईयर में पता करते हैं, लीप ईयर में 2 डेज है, तो जो 2 दिन होंगे वो दोनों क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे ना। मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा ना, मंडे के बाद वेडनेसडे तो नहीं आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। तो कंजिक्यूटिव डे होंगे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ये 2 दिन हो सकता है, या फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद बेटा थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद मंडे। ठीक है।
संडे के बाद मंडे। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये जो 2 दिन है इसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो 2 जगह पे है प्रोबेबिलिटी, एक यहां पे है और यहां पे है। यहां पे संडे आने की प्रोबेबिलिटी है और यहां पे संडे आने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 में 2 प्रोबेबिलिटी है संडे आने की, तो यहां पे तो 2/7 हो गया। 52 तो बेटा फिक्स है ना, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। तो इसके बारे में सोचेंगे तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो जब भी ये लीप ईयर के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। तो जब लीप ईयर में 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7। अब आते हैं पीछे। तो लीप ईयर में 2/7, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है 2/7। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 5/7। नहीं बेटा, ये 1/7 अभी हमने निकाला है कि नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है। तो 1/7 है, यहां पे तो 5/7 दिया है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैंने बताया था ना कि कैसे करना है इसमें, दोनों स्टेटमेंट को बेटा चेक करो कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, उसके बाद डिसीजन करना कि स्टेटमेंट को वो प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 किस में रॉन्ग हो रहा है बेटा? ये। सो सी इज द आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीप ईयर का। लीप ईयर का हो गया 2/7 और नॉन लीप ईयर का हो गया 1/7। तो यहां जाके बेटा प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आप सारे क्वेश्चंस को खुद से बनाना। थोड़ा सा अगर फास्ट लगे वीडियो तो उसको बेटा स्लो करके आप देख लेना और खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई करो और फिर से उसको सॉल्व करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।